देखिए, मुझे लगता है किसी भी देश में जातीय धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। बात सबसे पहले वहाँ के नागरिकों की होनी चाहिए। जो ये सब सारा षड्यंत्र करके रखते हैं, उनकी पता नहीं 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 300, 500 पीढ़ी पढ़ी लिखी, तो वो लोग षड्यंत्र करने में माहिर हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ सहारनपुर में। और सहारनपुर का एक गांव है छुटमलपुर और मेरे साथ हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह। आज हम आए हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर उनसे मुलाकात हुई। लेकिन उनके जो संगठन के जो मूल आधार हैं, जिस संगठन से की बुनियाद पर आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, उनके स्तंभ विनय रतन हमारे साथ हैं। उनके घर जब हम यहाँ पर आए तो मुझे सबसे पहले बाबा साहब की ये उकरती हुई इसमें जो प्रतिमा है, मुझे वाकई इसने प्रभावित किया। पीछे मान्यवर कांचीराम साहब है, तमाम वो बहुजन चिंतक है जिससे कि हमें विचार मिलता है। विनय जी, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप थके हुए हैं सुबह से, मुझे लग रहा है कि सुबह से जो कार्यक्रम चल रहा है चंद्रशेखर जी का जन्मदिन का, तो लाखों हजारों लोग आपको शुभकामनाएं देने आए हैं भाई साहब को। सवाल सीधा सा है, देश में जो हालात चल रहे हैं इस समय हिंदू मुसलमान को लेकर, फसाद जो हो रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इसमें किस तरह से लोगों को समझा रही है कि उस रास्ते को पकड़ो जिस रास्ते पर आपका वजूद है? देखिए, मुझे लगता है किसी भी देश में जातीय धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। बात सबसे पहले वहाँ के नागरिकों की होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जातीय धर्म रोटी से बात शुरू होती है। एक भूखा व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ना उसकी कोई जाति है ना कोई धर्म है। उसको पूरे दिन मेहनत करनी है, शाम को रोटी खानी है। मौजूदा समय में सरकार जिस प्रकार की नीति पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि जब भी ये सरकार यहाँ देश से जाएगी उसके बाद देश को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा कि भाई कितना बड़ा नुकसान ये सरकार करके गई है। भाईचारा ख़त्म कर दे रही है, ठीक, रोज़गार ख़त्म कर दे रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम चिल्लाने से, चीखने से, दंगे कराने से क्या होने वाला है? गुजरात में हुआ था, क्या हुआ? हमारे मुजफ्फरनगर में हुआ था, क्या हुआ? लगातार जगह जगह सरकार बड़े पैमाने पर करा रही है। अगर इस पर हम तरक्की की बात लेंगे, देश में गरीबों की, शोषितों की, किसानों की, वंचितों की, दलितों की क्या तरक्की हो रही है? तो तरक्की के नाम पर तो मुझे लगता है कि ठेंगा जो है वही दिखाया जा रहा है जनता को, और ये बड़ा नुकसान है। जो खासतौर पे बहुजन, दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी जो समाज है, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर सीधा और चालाक नहीं है। उसको अपनी तरफ लाने के लिए और उन चालाकबाजों से मतलब के पीछे छुड़ाने के लिए आपकी क्या विशेष रणनीति है? देखिए, अभी आपने जिस कम्युनिटी की बात की है, उस कम्युनिटी के दो पीढ़ी के लोग पढ़े हैं। शिक्षा उन्होंने 2 पीढ़ी के लोगों ने की। और जो ये सब सारा षड्यंत्र करके रखते हैं, उनकी पता नहीं 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 300, 500 पीढ़ी पढ़ी लिखी, तो वो लोग षड्यंत्र करने में माहिर हैं। ठीक, रही हम लोगों की बात, हम लोग जितना सीख पा रहे हैं, दलित समाज के लोग, पिछड़े, अल्पसंख्यक जितना एजुकेशन ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, कि लगातार निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ा जाए। जो परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं, उन परिस्थितियों को कैसे उनका सोल्यूशन किया जाए, कैसे आम जनता को समझाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि ये जो सारा षड्यंत्र है सिर्फ सत्ता का है। कुछ लोग सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं सिर्फ, और सत्ता पर काबिज रह करके वो खुद अपना पर्सनल बेनिफिट चाहते हैं। पर्सनल बेनिफिट से मतलब यह है कि वो चंद लोग जो इस देश में बहुत कम अनुपात में हैं, जो सिर्फ वर्चस्व का चाहते हैं, जो जिनका आज भी वर्चस्व, आप जुडिशरी देखें, आप 1 क्लास की नौकरियां देखें, यहाँ तक भी आप ज़्यादा ना जाएं, आप ही का जो डिपार्टमेंट है मीडिया, अगर आप उसका नेशनल मीडिया देखें तो आपको जानकारी लगेगी भाई चंद लोग हैं जो बहुत कम जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर हैं, और इन सब चीज़ों पर उन्हीं का कब्जा। ठीक, तो यानी कि अनुपातिक तौर पर भी जो है ना, अभी व्यवस्थित कुछ है नहीं देश के अंदर। समय लगेगा। हाँ, प्रयास समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजनीति में ऐसे लोगों का आना जरूरी है जो इन चीज़ों को समझ कर सके और एक अनुपात स्थापित कर सके। एक वैचारिक संगठन आप चलाते हैं भीम आर्मी, और उसका आधार, उसी आधार से आज़ाद समाज पार्टी बनी है। तो ये दोनों में सामंजस्य कैसा है? और ख़ासतौर पे मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान की पूरी डीसी में टीम भी है, तो राजस्थान के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ऐसा कैसे कॉम्बिनेशन बेहतर बनाए कि अगली बार सरकार बने या सरकार में भागीदारी बने आज़ाद समाज पार्टी?
देखिए, आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक संस्था है हमारी। वहीं से राजनीतिक चीज़ें खड़ी होंगी, राजनीतिक लोग आएंगे या राजनीतिक लोग तैयार करके वहाँ भेजे जाएंगे। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। भीम आर्मी को आप समझोगे एक स्कूल है, जहाँ से आप बोलना सीख रहे हैं, मूवमेंट सीख रहे हैं, पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं, अधिकारियों से के सामने खड़े होकर चर्चा करना, उनसे बहस करना और आंदोलन को कैसे लीड करना, वो सब चीज़ें भीम आर्मी सिखा रही है। सबके काम अपने अलग अलग हैं। भाई भीम आर्मी का जो काम वो भीम आर्मी कर रही है, जो पार्टी काम वो पार्टी कर रही है। हाँ, ये है कि भाई कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट रहता है, और इसमें मैं कोई ये नहीं मानता कि ये नेचुरल है। आप इसमें इसको चीज़ को ऐसे समझिए कि कुछ लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद जैसे ही उनके हाथ में ताकत लगी तो उन्होंने सोचा कि हम बहुत बलवान हो गए हैं, ठीक। लेकिन वो एक कहानी है कि एक चिड़िया का बच्चा जब तक वो अंडे में रहता है वो सोचता है कि इतना सा संसार है, फिर वो अंडा टूटता है तो चिड़िया का बच्चा इधर उधर घोंसले पे घूमता है, वो सोचता है इतना संसार है। लेकिन जैसे ही उसके पंख फड़फड़ाते वो उड़ता है तो उसे पता लगता है संसार बहुत बड़ा है, इसका कोई पार नहीं है। तो छोटा मोटा डिस्प्यूट है शायद कार्यकर्ता में इसी कारण होगी। हमारा कार्यकर्ता सोचता है कि ये घोंसला जो है सिर्फ इतना सा ही संगठन और संसार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जैसे सीख कर आगे की ओर बढ़ता है तो उसको पता लगता है कि ये अथाह है, इसका कोई पार नहीं है। विनय भाई, एक बहुत मौजूद सवाल है। आप एट्रोसिटीज़ पे लगातार देश दुनिया में जाते हैं, चंद्रशेखर जाते हैं, लेकिन एक सवाल है कि जो इस समाज का पढ़ा लिखा अब जो संपन्न हो गया है वर्ग, उसके जो बेटे हैं वो सत्ता तो पाना चाहते हैं और सत्ता आपकी बुनियाद पर चाहते हैं, संघर्ष तो कोई और कर रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मैं चंद्रभान प्रसाद है उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि दलित समाज और वंचित समाज के लिए गोल्डन ईरा है, गोल्डन समय, और ख़त्म हो रहा है, और ये उनकी वजह से ख़त्म हो रहा है जिन्होंने इसका लुत्फ ले लिया है। देखिए, हम जो ना पॉजिटिव लोग हैं, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि हमारे प्रभारी है धर्मेंद्र भाई राजस्थान की, कल ये विधायक बन जाए और कोई विधायकी 5 साल की है, फिर विधायकी चली जाएगी। तो जब धर्मेंद्र को ये नहीं दिखागा इनके पीछे कोई बैक में कोई सिक्योरिटी खड़ी है, तो धर्मेंद्र भाई फौरन दूसरे रंग में ढल जाएंगे। जैसा सामने वाले लोग चाहते हैं ठीक उसी प्रकार से। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, एक पीढ़ी तो 100 पीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं, हजारों सालों से पढ़े लिखे हैं, ठीक, और एक पीढ़ी भी पढ़ रही है। तो अभी जो हमारा जो एक पढ़ा लिखा जो एक इंटेलेक्चुअल तकबा है, जिनके बच्चे यार पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जी रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इनसिक्योर हैं। उनको ये लगता है कि भाई अगर हम आंदोलन में जाएंगे, हम अम्बेडकर में प्रवेश करेंगे तो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, पर FIR दर्ज होगी, कौन हमारे साथ खड़ा होगा। नहीं, मेरे एक इसी में एक सवाल, वो आप सही कह रहे हो कि एक तो आप फ्रंट में जाते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन उनमें से वो बच्चे कम से कम पढ़ा लिखा हमारे जैसे जो प्रोफेसर है, पत्रकार है, बैंकर है, IAS RS है, वो कम से कम अपने समाज में, अपने घरों में वैचारिक सुदृढ़ता तो ला सकता है ना। ये जो आपने तस्वीर लगाई है, मैं इतने IAS के घर जाता हूँ, इतने लोगों के पास जाता हूँ, शायद किसी कोने में बाबा साहब की पिछले कमरे में तस्वीर होगी, तो ये ताकत कहाँ से ला पाओगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना, हाँ, उनकी तस्वीर लगाना, उन पर माल्या चढ़ाना, ये एक अलग वर्क है। लेकिन उनके कर्मों पर सिद्धांतिक होकर चलना, ये बहुत कठिन काम है। इसे हर आदमी नहीं कर सकता। बहुत चंद लोग इस देश में होंगे इस काम को शायद कर पा रहे होंगे ईमानदारी से। हाँ, अगर हम भी कहें कि हम 100% कर पा रहे हैं, नहीं, अभी हम सिर्फ सीखने की प्रक्रिया में हम सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा बात है कि आप IAS के यहाँ जाते हैं, IPS के यहाँ जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, और वहाँ बाबा साहब की तस्वीर कोने में मिलती है। देखिए, बाबा साहब एक आइडियोलॉजी है अपने अंदर। जब बाबा साहब की तस्वीर को आप फ्रंट पर लगाते हैं तो आपकी आने वाली नस्ल उनको देखती है। भाई जाहिर सी बात है, हम तो पढ़े लिखे, मतलब हमारे जो दादा थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पिता पढ़े, फिर हम पढ़े, तो आने वाली नस्ल और एडवांस होगी, ठीक। तो आने वाली नस्ल जब बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को देखेगी तो जाहिर सी बात है उस पर रिसर्च जरूर करेगी ये कौन है। और जिस दिन लोगों ने मानना शुरू कर दिया बाबा साहब के फोटो को देखकर कि ये कौन है, तो ऑटोमेटिकली बाबा साहब अम्बेडकर पर रिसर्च शुरू हो जाएगा, और हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब को पढ़ लेगा वो ऑटोमेटिकली जाति धर्म से दूर हो जाएगा। तो विनय भाई, आप बिल्कुल आप ईमानदारी से मानते हैं ना कि जो एक बहुत बड़ा तबका है पढ़ा लिखा हमारा, खास तौर पे जो शहरों में रहता है, बर्गर और मैकडी में जाता है, वो बुनियाद सत्ता तो चाहता है आपके संघर्ष पर, उनके लिए क्या कहेंगे कि भाई आओ, क्योंकि आप भी खतरे में हो? मैं ये कहूँगा उनको, देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप बेफिक्र होकर के जो आपका मन करता है आंदोलन में पार्टिसिपेट करना कीजिए, कैसे भी रूप में करो। आपके साथ भीम आर्मी खड़ी है, बड़ी मजबूती से खड़ी है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, पत्थर से देंगे, चाहे बोली हो
और चाहे गोली हो, सब चीज़ें जानते हैं। भीम आर्मी लगातार संघर्ष करती है और लगातार वो और आए दिन एट्रोसिटीज़ की घटनाएं देखने को मिलती है। खासतौर पर एक सवाल ये निकल कर आता है कि जो दलित समाज है उस पर एट्रोसिटी लगातार हो रही हैं, वो कई बार डिफेंसिंग मोड पे रहती है, रक्षात्मक मोड पे। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया कि अब लठ उठाना पड़ेगा, मतलब कि अटैकिंग मोड पे आना पड़ेगा, जब जाके ये रुकेंगे हमले। देखिए अभी एक मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई है, मैंने वीडियो बनाया उस पर। हाँ, एक बच्चे को तब तक पीटा गया जब तक वो मर नहीं गया। मतलब इतनी निर्दयता जो है इंदरगढ़ की। हाँ, इतनी निर्दयता जो है ये जानवर के साथ भी हम लोग नहीं कर सकते। उसके साथ की गई। सवाल ये नहीं वो मर गया, वो एक्सपायर हुआ, 302 का केस दर्ज हुआ, एट्रोसिटी एक्ट दाखिल हुआ, लोग जेल चले गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो हो क्यों रहा है। वही तो बात है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तकबा जो बहुत शोषित है, गरीब है, आज भी लोगों के सामने वाले की मानसिकता ऐसी है कि इसके साथ कुछ बिगड़ तो कुछ होगा नहीं। तो मैं साफ कहता हूँ अगर इसके लिए लठ भी उठाना पड़े तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि सम्मान से का जीवन अगर नहीं जी सकते तो मर जाओ। अगर आप सम्मान नहीं खुद सम्मानित महसूस नहीं करा सकते, सम्मान का जीवन नहीं जी सकते, इससे अच्छा तो किसी गोली से मर जाओ, खुद मर जाओ, वो ज़्यादा सही है। स्वाभिमान जरूरी है। स्वाभिमान से जीना ज़्यादा जरूरी है। आखिर में सवाल, अब कैडर को लेकर हमने बहुजन समाज पार्टी को देखा, राजनीति देखी और देख भी रहे हैं। अब सवाल है कि जो कैडर होना चाहिए ना बहुजन विचारधारा का, अब उसको किस तरह से और ज़्यादा तेज करेंगे जैसे कि राजनीतिक ताकत बने। देखिए जिस काम को हम करते हैं, बुद्ध का काम है, रैदास का काम है, नानक कबीर का काम है, अम्बेडकर का काम है, ये काम बिना कैडर के होगा ही नहीं। भीड़ इकट्ठा होना एक अलग मैटर है, लेकिन भीड़ को कैडर में कन्वर्टेड करना और कैडर में कन्वर्टेड कर करके वैचारिक शक्ति के आधार पर सत्ता को प्राप्त करना, ये एक अलग काम है। ठीक, तो हमारा प्रयास यही है कि हम सबको कैडर में स्थापित करके वैचारिक शक्ति के आधार पर सत्ता को स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। मेरे साथ थे विनय रतन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के। उनके घर पर आए और बहुत अच्छा उनसे बातचीत हुई। उनको सीधा तौर पे कहना है कि एट्रोसिटी जो तमाम लगातार हो रही हैं उसके लिए अब आपको आगे निकलना होगा। डिफेंसिंग हमने बहुत मोड देख लिया, अटैकिंग करनी पड़ेगी और मूल बात है कि कैडर से ही अब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को स्थापित कर पाएंगे जन जन और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरे साथ है सहयोगी दीपक वर्मा और मैं डॉक्टर महेश वर्मा को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।